नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट थर्ड राजनीति विज्ञान के पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग सुरक्षा परिषद का अध्ययन अध्यापन करवाऊंगा। कल हमने जो सुरक्षा परिषद का अंग किया, सुरक्षा परिषद संगठन एवं भूमिका, इस टॉपिक का अध्ययन हमने कल किया था। इसकी प्रस्तावना के बारे में हमने कल बात की थी। दूसरा इसमें था इसका संगठन क्या है, संगठन में कितने लोग हो सकते हैं, कितने सदस्य देश हो सकते हैं, पहले कितने थे, वर्तमान में कितने हैं। फिर था परिषद की कार्यप्रणाली, परिषद मतलब सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली। फिर हमारा चौथा टॉपिक इसमें था का क्षेत्र व कार्य व क्षेत्राधिकार, और इसी प्रकार नेक्स्ट जो हमारा था पांचवा था परिषद के 4 तरीके। परिषद किसी भी देशों के बीच विवाद हो जाता है या सदस्य राष्ट्रों के बीच विवाद हो जाता है तो कौन कौन से 4 तरीके हैं जिनके द्वारा उन देशों को सुलह किया जा सकता है या अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाई जा सकती है। इन 5 टॉपिकों का अध्ययन हमने कल किया। सुरक्षा परिषद, संगठन और भूमिका, प्रस्तावना, संगठन शुरू में कितने सदस्य थे, जैसे मैंने बताया 5 स्थायी, 6 अस्थायी, 1965 के बाद 5 स्थायी, 10 अस्थायी और गुटनिरपेक्ष तीसरी दुनिया के देश थे। उन्होंने इसकी सदस्य संख्या बढ़ाने की बात की थी, 10 की जगह 21 का मांग की थी और उन्होंने यह मांग की थी कि जिसमें गुटनिरपेक्ष देशों के सदस्यों को अधिकाधिक स्थान दिया जाए। फिर हमने परिषद की कार्यप्रणाली की कैसे कार्य करती है, कब कब इसकी मीटिंगें होती है। मैंने बताया था हर 14 दिन बाद सुरक्षा परिषद की मीटिंग होती है। ये नियमित चलने वाला काम है, नियमित होने वाली मीटिंगें हैं। किंतु विशेष परिस्थितियां पैदा हो जाती है तो 24 घंटे की सूचना के आधार पर पहले भी मीटिंग बुलाई जा सकती है। फिर हमने कार्य और क्षेत्राधिकार, कार्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, इस प्रकार से। और फिर परिषद के 4 तरीके मैंने आपको बताए थे कि इन जो सदस्य राष्ट्र है उनका सुलह कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ पहले उन राष्ट्रों में आपसी वार्ता तथा पत्र व्यवहार करता है। फिर उन राष्ट्रों के लिए पंचों को बिठाता है, मध्यस्थों को बिठाता है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय का सुझाव देता है। फिर भी वो नहीं मानता है तो उनके खिलाफ आर्थिक राशि रोक लेता है या आर्थिक दंड लगाया जाता है। और फिर भी अगर तीनों कारणों से नहीं मानता है कोई देश तो उसके खिलाफ सैनिक कार्रवाई की जाती है। ऐसी सैनिक कार्रवाई 1989 में सऊदी अरब के शासक सद्दाम हुसैन के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। आज का जो टॉपिक है, आगे वाला टॉपिक हमारा है परिषद की सैनिक स्टाफ समिति। परिषद की सैनिक स्टाफ समिति, परिषद की सैनिक स्टाफ समिति कौन सी है, इस बारे में हमें आज अध्ययन करना है।
कि परिषद की सैनिक स्टाफ समिति कौन सी है। परिषद की जो सशस्त्र सेनाएं हैं स्थायी देशों के पास, उन सशस्त्र सेनाओं को उपयोग में लाने की योजना, उन सशस्त्र सेनाओं को किस प्रकार से उपयोग में लाए, इसके लिए सैनिक स्टाफ समिति की सलाह बनाई जाती है। इसके लिए सैनिक स्टाफ समिति, इसके लिए सैनिक स्टाफ समिति बनाई जाती है कि हमें किसी देश के खिलाफ सैनिक उपयोग कब में लाने हैं, इसके लिए सैनिक स्टाफ की सलाह से बनाएगी या सैनिक स्टाफ समिति इसके लिए सलाह देगी कि हमें उस देश के खिलाफ ऐसी स्थिति में अपने सैनिकों का उपयोग करना है, ऐसे सैनिकों की बातों को रखना है। इस सैनिक स्टाफ समिति में जो सैनिक स्टाफ समिति जिन विषयों में परामर्श देती है, सैनिक स्टाफ समिति जिन विषयों को सुरक्षा परिषद को परामर्श देती है, उसमें क्या अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की सैनिक आवश्यकता, कि हमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति के लिए सैनिक आवश्यकता किस प्रकार है। इस समिति का दिन सेनाओं का उपयोग, प्रयोग और कमान कैसे करना है, शस्त्रों पर नियंत्रण एवं स्वाभाविक निशस्त्रीकरण। सैनिक स्टाफ समिति 4 बिंदुओं पर अपनी सलाह देती है। नंबर 1 आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सैनिक सहायता। नंबर 2 आती है अपने अधिक सेनाओं को रखना और उनका प्रयोग करना। नंबर 3 आता है शस्त्रों पर नियंत्रण और संभावित निशस्त्रीकरण। और नंबर 4 आता है सैनिकों को बनाए रखना। इस प्रकार जो स्थायी सैनिक सदस्यों में सैनिक स्टाफों के अध्यक्ष और उसके प्रतिनिधि होते हैं। सुरक्षा परिषद के उपयोग में लाई गई सशस्त्र सेनाओं का सामयिक संचालन, जो सशस्त्र सेनाएं हैं उनका सामयिक संचालन सैनिक स्टाफ समिति के हाथ में होता है। सैनिक स्टाफ समिति उनका संचालन करती है, सैनिक स्टाफ समिति उनका संचालन करती है। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद में मतदान की प्रणाली। नेक्स्ट पॉइंट है सुरक्षा परिषद में मतदान की प्रणाली तथा वीटो या हम इसको निषेधाधिकार कह सकते हैं। निषेधाधिकार, ठीक है। सुरक्षा परिषद मतदान की प्रणाली तथा वीटो। चार्टर की धारा 27, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या संयुक्त राष्ट्र चार्टर की धारा 27 में मतदान की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। सुरक्षा परिषद इसके संबंध में 2 प्रकार के प्रस्ताव किए जाते हैं। इसके बारे में 2 प्रकार के कानून बनाए जाते हैं। एक तो है प्रक्रिया संबंधी विषयों में परिषद के निर्णय 9 सदस्यों के स्वीकारात्मक मत में किए जाते हैं। प्रक्रिया संबंधी विषय में ऐसे मामले आते हैं, प्रक्रिया संबंधी जो विषय है उनमें ऐसे मामले आते हैं जिनमें 9 सदस्यों का स्वीकारात्मक आवश्यक होता है। उसमें ऐसे मामले आते हैं जिसमें सुरक्षा परिषद की बैठक के लिए स्थान और समय का निर्णय, जिसमें एक विषय आता है कि सुरक्षा परिषद का बैठक के लिए स्थान और समय निर्धारित करना और इसके अंगों की स्थापना करना, कार्रवाई चलाने के नियम और समस्या में बैठक जो शामिल होने वाले सदस्य हैं उनको सम्मिलित होने के लिए निमंत्रित करना। इसके अतिरिक्त सब जो विषय महत्वपूर्ण है, इन 4 विषयों के अतिरिक्त बैठक, कार्रवाई, अंग संचालन, इन विषयों के अतिरिक्त सारे के सारे जो विषय है, सारे के सारे विषय सारवान और महत्वपूर्ण विषय समझे जाते हैं। ऐसे विषयों के निर्णयों में 9 सदस्यों के स्वीकारात्मक वोट के साथ 5 सदस्यों के स्वीकारात्मक वोट होने चाहिए। यानी सुरक्षा परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है वर्तमान में 15 में 5 स्थायी है प्लस 10 अस्थायी है। प्रक्रिया संबंधी जो विषय है 4 में स्थान निर्धारित करना बैठकों के लिए और कार्रवाई चलने के नियम बनाना, अंगों की स्थापना करना और
बैठक के लिए निमंत्रण करना। इन सदस्य देशों में तो इन 15 में से 9 लोगों का मत देके 9 लोगों के मतदान द्वारा हम ये चारों कार्य करवा सकते हैं, चारों कार्य हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त समस्त विषय जो प्रक्रिया संबंधी नहीं होते वो सारे के सारे विषय सारवान माने जाते हैं या फिर महत्वपूर्ण विषय माने जाते हैं। यानी 2 प्रकार के विषय हैं, एक तो प्रक्रिया संबंधी, दूसरी है सारवान या महत्वपूर्ण। प्रक्रिया संबंधी एक बात तो निश्चित है, दोनों में 9 सदस्यों का बहुमत से मत दिया जाता है, वो कानून पारित हो जाता है। दोनों में 9 सदस्यों का बहुमत से जो कार्य दिया जाता है वो कानून बन जाता है, जो प्रस्ताव पारित हो जाता है। एक बात। दूसरी प्रक्रिया संबंधी प्रस्ताव है जिसमें 4 बातें हैं, किसी सदस्यों को निमंत्रित करना, स्थान समय निर्धारित करना और नए सदस्यों को शामिल करना और कार्रवाई चलाने के नियम बनाना और अंगों की स्थापना। ये 4 विषय आते हैं प्रक्रिया में, बाकी आते हैं सारवान में। अब ये एक बात निश्चित है कि दोनों प्रकार के कानून हैं, दोनों प्रकार के प्रस्ताव के लिए 9 सदस्यों का पक्ष में होना जरूरी है, 9 सदस्यों के बहुमत से पारित होगा। किंतु प्रक्रिया संबंधी विषय में तो कोई भी 9 सदस्य ऐसा प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो वो लागू हो जाता है। परंतु जो सारवान विषय है उसमें हमारे 5 स्थायी सदस्य हैं, उनके मत होना आवश्यक है। अगर 5 में से एक सदस्य भी विपक्ष में चला जाता है तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा, तो वो प्रस्ताव वहां गिर जाता है। जो एक सदस्य विपक्ष में जाता है या एक सदस्य जिस कानून के साथ नहीं होता, उस कानून को, उस व्यवस्था को हम कहते हैं वीटो, कि उसने वीटो का प्रयोग कर दिया। इस प्रकार जो इसके 2 प्रकार के कार्य है, महत्वपूर्ण विषय है उसमें तो जिनको सारवान कहते हैं उनके तो 5 स्थायी सदस्यों का मतदान 5 का होना जरूरी है। अगर एक भी कर देता है तो प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाता है। जो महत्वपूर्ण विषय है उसमें कोई भी 9 सदस्य कर सकते हैं। अब इसमें कहने का तात्पर्य ये है कि प्रक्रिया संबंधी जो 4 हमारे कार्य हैं उनको छोड़कर सभी विषयों के निर्णय में 5 सदस्यों का मतदान में भाग लेना जरूरी है। 5 सदस्यों को सर्वसम्मति अनिवार्य। यदि कोई भी सदस्य इस विषयों में या इस प्रकार के विषयों में निर्णय संबंधी लेने में अपना नकारात्मक मत प्रदान करता है या नकारात्मकता रखता है तो सुरक्षा परिषद उन विषयों में कोई निर्णय नहीं दे सकती। सुरक्षा परिषद उस विषय में कोई निर्णय नहीं ले सकती और 5 सदस्यों में भी किसी भी एक सदस्य का नकारात्मक सुरक्षा निर्णय लेने में रोक सकता है। सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य है जो नकारात्मक मत का प्रयोग करते हैं, इसे हम वीटो कहते हैं, निषेधाधिकार की शक्ति कहते हैं। इस प्रकार तथाकथित 5 बड़ों में से कोई भी सदस्य दूसरे राज्यों के संबंध में निर्णय लेने, उसके विरुद्ध विधि लागू करने में सक्षम हो सकता है, किंतु संवैय विधि से ऊपर हो जाए, संवैय विधि से ऊपर हो जाए। ये इसकी मतदान की प्रणाली है, ये इसकी मतदान की प्रणाली है जिसमें सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव संबंधी विषयों को छोड़कर उस महत्वपूर्ण विषयों में 5 जो सदस्य है उनका भाग लेना जरूरी है। 5 में से एक भी सदस्य उसके पक्ष में मतदान नहीं करता है तो वो प्रस्ताव गिर जाता है और इसको हम उन 5 सदस्यों की वीटो बोलते हैं, निषेधाधिकार बोलते हैं। नेक्स्ट आता है निषेधाधिकार की पृष्ठभूमि। निषेधाधिकार की पृष्ठभूमि। अब हमें वीटो को समझना बड़ी विडंबना की बात है, बड़ी क्लियर स्थिति है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र चार्टर में शिखर सम्मेलन के दौरान इसमें मूल जो चार्टर है उसमें वीटो की बात नहीं की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान याल्टा में जो शिखर सम्मेलन हुआ उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सबसे पहले निषेधाधिकार का प्रस्ताव रखा। स्टालिन और चर्चिल ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। बाद में सैनिकों सम्मेलन में मतदान प्रक्रिया में विचार विमर्श के क्रम में
4 महाशक्तियां इस पर एकमत रही। चाइना को छोड़ के 4 महाशक्तियां एकमत रही। निषेधाधिकार के आधार पर यह विचार किया गया कि उत्तरदायित्व और अधिकार परस्पर संबंधित होने चाहिए। सैन फ्रांसिस्को के तीसरे आयोग के अधिशासी अधिकारी ग्रेसन फिगर के अनुसार निषेधाधिकार की 2 मूलभूत धारणाएं आधारित है। कौन कौन सी धारणाएं आधारित है? प्रथम की यह है कि किसी भी देश के खिलाफ शस्त्र सहित जो कार्रवाई की जाती है, सशस्त्र जो कार्रवाई की जाती है, उसका प्रधानतः भार महाशक्तियों को वहन करना पड़ेगा। जो वीटो की शक्ति है उसकी 2 बातें निश्चित की गई कि एक तो किसी के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का भार है वो इन 5 महाशक्तियों पर होगा। परिणाम स्वरूप परिषद के सदस्यों ने यह आशा व्यवहारिक होगा कि अपनी सेनाओं की कार्यवाहियों को प्रदान करेंगे जिसके वो विरोधी थे। दूसरी धारणा यह थी कि संघ अपनी शक्तियों के लिए महाशक्तियों के आवश्यक सहयोग पर निर्भर रहना चाहिए। यदि यह सहयोग अपर्याप्त रहता है तो सशस्त्र संबंधी व्यवस्थाएं असफल हो जाएगी, सशस्त्र संबंधी व्यवस्थाएं असफल हो जाएगी। आगे आता है निषेधाधिकार का प्रयोग। निषेधाधिकार का प्रयोग, निषेधाधिकार का प्रयोग कब कब किया गया ये भी महत्वपूर्ण बात है। निषेधाधिकार का प्रयोग किस प्रकार किया ये भी महत्वपूर्ण बात है। सोवियत संघ ने 16 फरवरी 1940 को पहली बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया। लेबनान तथा सीरिया ने अपने देशों में ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी सेनाएं हटाए जाने का आग्रह किया था। अमेरिका का प्रस्ताव था कि सेनाएं शीघ्र न हटाई जाए। सोवियत संघ चाहता था सेनाएं तुरंत हटा ली जाए। इसलिए सोवियत संघ ने अमेरिका के प्रस्ताव को वीटो द्वारा समाप्त कर दिया, यानी वहां से सेना हटाने का प्रस्ताव पारित किया। संयुक्त राष्ट्र संघ की 1945 के स्थान पर सोवियत संघ ने सुरक्षा परिषद, आज तक की जब हम स्थिति करते हैं तो सबसे ज़्यादा वीटो का पावर, निषेधाधिकार का प्रयोग सोवियत रूस ने किया। सबसे ज़्यादा सोवियत संघ ने किया, जो वर्तमान में रूस है। यानी रूस ने वीटो का प्रयोग 132 बार किया है। रूस ने वीटो का प्रयोग 132 बार किया है। और अमेरिका दूसरे स्थान है। यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने 83 बार वीटो का प्रयोग किया है। 83 बार वीटो का प्रयोग किया है। और ब्रिटेन ने, यूके ने 32 बार वीटो का प्रयोग किया है। यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने, ग्रेट ब्रिटेन ने 32 बार वीटो का प्रयोग किया है। और फ्रांस ने 18 बार वीटो का प्रयोग किया है। और चाइना ने 9 बार वीटो का प्रयोग किया है। सबसे कम वीटो का प्रयोग चाइना ने किया है, सबसे अधिक बार वीटो का प्रयोग रूस ने किया है। और रूस ने 132 बार, यूएसए ने 83, यूनाइटेड किंगडम ने 32, फ्रांस ने 18 और चाइना ने 2 बार वीटो का प्रयोग किया है। अब कब इनका वीटो का प्रयोग किया है ये भी थोड़ा देखने वाली बात है। रूस ने 1957 से 1985 के विदेश मंत्री रहे आग्रे ग्रोस्टा ने उनको मिस्टर नोट के नाम से जाने लगा। यानी संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में 10 वर्ष में सोवियत संघ ने 79 बार वीटो का प्रयोग किया। सोवियत रूस के राजनयिक मालेटोव ने बार वीटो का प्रयोग किए जाने के कारण मिस्टर वीटो कहा जाने लगा। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस ने मात्र 4 बार वीटो का प्रयोग का इस्तेमाल किया। पहली बार बोस्निया सर्वे के पक्ष में, दूसरी बार साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र अभियान के वित्तीय व्यवस्था के विरोध में, तीसरी बार 4 फरवरी 2012 को सीरिया में राजनीतिक परिवर्तन में अरब लीग के प्रस्ताव के दोहरे वीटो का प्रयोग रद्द किया।
और 15 मार्च 2014 को रूसी संघ ने क्रीमिया में चौथी बार वीटो का प्रयोग किया। 29 जुलाई 2015 को यूक्रेन में हवाई हमले के खिलाफ रूस ने वीटो का प्रयोग किया। इससे पूर्व 22 मई 2015 को चीन और रूस ने वीटो का प्रयोग किया था। अमेरिका ने सुरक्षा परिषद के पिछले जो 14 वीटो थे, जिसमें 12 अमेरिका ने प्रयोग किए। सुरक्षा परिषद के वर्तमान स्थिति में लगातार जो 14 वीटो हुए उसमें 12 अमेरिका ने किए हैं। इसने 10 बार उन प्रस्तावों के विरोध में अमेरिका ने वीटो किया जिसमें किसी न किसी प्रकार से इजराइल की आलोचना की गई। अब तक 40 बार इजराइल के पक्ष में अमेरिका वीटो का प्रयोग कर चुका है। इसी प्रकार ब्रिटेन ने जो 32 बार वीटो का प्रयोग किया उसमें 23 मामलों में अमेरिका के साथ दिया उसने, यानी 32 बार जो वीटो का प्रयोग किया है ब्रिटेन ने, उसने 23 बार अमेरिका का साथ दिया है, 14 बार फ्रांस का साथ दिया है। अंतिम जो वीटो ब्रिटेन ने किया 1989 में, उसमें अमेरिका और फ्रांस ने उस प्रस्ताव का विरोध किया जिसमें पनामा में अमेरिकी हस्तक्षेप की निंदा की गई थी। ब्रिटेन ने अकेले वीटो का प्रयोग 7 बार सामने आया, जिसने किसी का साथ नहीं दिया। 32 में से 7 बार सिर्फ अकेले प्रयोग किए। फ्रांस ने जो 18 बार वीटो का प्रयोग किया। अमेरिका और ब्रिटेन ने 13 बार फ्रांस के वीटो का सहयोग दिया, यानी जो 18 बार फ्रांस ने वीटो का प्रयोग किया उसमें 13 बार अमेरिका और ब्रिटेन ने साथ दिया। स्वेज नहर मामले में फ्रांस और ब्रिटेन साथ साथ थे। चाइना ने 1946 से 1971 तक सुरक्षा परिषद में चीन की स्थायी सदस्यता चीनी गणराज्य यानी ताइवान को मिली हुई। मंगोलिया विश्व के सदस्य के आवेदन का विरोध में वीटो का प्रयोग किया। इस बार चीन ने 1972 में 2 बार वीटो का प्रयोग किया, जिनमें एक बांग्लादेश को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के प्रस्ताव का विरोध था। क्या वीटो का बार बार प्रयोग करने से सोवियत को तर्कसंगत ठहराया जा सकता है? यह सच है कि अब तक सोवियत रूस ने सबसे अधिक बार वीटो का प्रयोग किया है। सोवियत संघ की कठिनाइयों के सामने उभर कर आई है। नेक्स्ट है हमारा निषेधाधिकार का परिणाम। निषेधाधिकार का परिणाम। निषेधाधिकार के परिणाम की बात करें, निषेधाधिकार के हमें रिजल्ट क्या रहे, तो इसका बहुत सारे रिजल्ट, अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं का निर्णय दुर्लभ हो गया। बहुत सारी समस्याएं ऐसी थी कि स्थायी सदस्यों द्वारा वीटो का प्रयोग करने से उनका निपटारा करना दुर्लभ हो गया। सोवियत संघ के समर्थन राष्ट्रों को अमेरिका द्वारा विरोध करना और अमेरिका समर्थक के राष्ट्रों द्वारा सोवियत संघ का विरोध करना, बहुत से देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता नहीं मिली। ब्रिटेन और फ्रांस ने वीटो का सहारा लेकर सन 1956 में मध्य पूर्व की शांति और सुरक्षा को भंग किया। निषेधाधिकार का अधिकाधिक प्रयोग करने से सुरक्षा परिषद का प्रभाव बढ़ने लगा। सुरक्षा परिषद की निर्बलता के कारण महासभा का प्रस्ताव बढ़ने लगा, क्योंकि बार बार वीटो का प्रयोग करने से महासभा ने 2 कमेटियां गठित कर दी, 2 प्रस्ताव बना दिए। एक तो अंतरिम समिति बना दी और एक शांति के लिए एकता का प्रस्ताव कर दिया। यानी जब बार बार वीटो का प्रयोग करते थे, उस समस्या को सुलझाने के लिए महासभा ने एकता के लिए सभी देशों की समिति बना दी। तो इसलिए वीटो के कारण संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। आगे आता है दोहरा निषेधाधिकार। दोहरा निषेधाधिकार। दोहरा निषेधाधिकार। दोहरा निषेधाधिकार मतलब 2 प्रकार की निषेधाधिकार। एक तो प्रक्रिया संबंधी, प्रक्रिया संबंधी मैंने कहा 2 प्रकार की कार्य करती है प्रक्रिया संबंधी। दूसरा है महत्वपूर्ण या सारवान विषय, महत्वपूर्ण या सारवान विषय। तो प्रक्रिया संबंधी तो परंतु स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई कि सभी मामलों के अंतिम विषय के निर्णयों में महाशक्तियां नकारात्मक मत प्रदान कर सकता है, और इस प्रकार हमें समझने से परिषद इस प्रकार हमें परिषद के निर्णय लेने में रोक सकती है। यह शक्ति पहली वीटो की शक्ति है
कहलाती है। दूसरे वीटो के प्रश्न पर प्रश्न उठाता है कि सुरक्षा परिषद को यह तय करना होता है कि विषय प्रक्रिया संबंधी है या नहीं। प्रक्रिया संबंधी में भी दो वीटो है कि वो इसको यह देखना है कि प्रक्रिया संबंधी विषय है कि नहीं। क्योंकि इस प्रश्न में कोई भी विषय प्रक्रिया संबंधी है या नहीं है, ये विधिक प्रश्न नहीं है, कानूनी प्रश्न नहीं है। अतः इस निर्णय लेने में 9 सदस्यों का मत अनिवार्य है, जिसमें 5 सदस्यों का मत सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार 27 सदस्य दूसरे सदस्यों का प्रयोग करते हैं। संक्षेप में हम ये प्रावधानों के कारण ऐसा कहा जा सकता है कि दोहरी वीटो शक्ति के कारण महाशक्तियों को ऐसी शक्ति मिली हुई है, महाशक्तियों को ऐसी पावर मिली हुई है जिससे वह सुरक्षा परिषद की कार्रवाइयों को रद्द भी कर सकती है। नेक्स्ट है हमारे निषेधाधिकार के विपक्ष में तर्क। निषेधाधिकार के विपक्ष में तर्क। तो निषेधाधिकार का हमें कहाँ नुकसान होता है, ये इसके विपक्ष में तर्क है। ये जो विपक्ष के तर्कों की हम बात करते हैं, विपक्ष के तर्कों की हमारी बात हो रही है। निषेधाधिकार के विपक्ष में तर्क हम कल करेंगे इस बारे में चर्चा। आज जो हमने किया है वो परिषद के सैनिक स्टाफ समिति के बारे में बात किया। नंबर 2 सुरक्षा परिषद की मतदान प्रक्रिया के बारे में बात किया। नंबर 3 निषेधाधिकार की पृष्ठभूमि के बारे में किया। नंबर 4 निषेधाधिकार का प्रयोग अधिकतम कितनी बार हुआ, ये प्रयोग किया। निषेधाधिकार के अधिकार से परिणाम क्या हुआ, ये पर्याप्त अध्ययन किया। निषेधाधिकार, दोहरा निषेधाधिकार कौन कौन से हैं, प्रक्रिया संबंधी और साधन, ये हमने अध्ययन किया। इस प्रकार हमने सुरक्षा परिषद है उसके संबंधित 11 टॉपिकों का कुल अध्ययन किया। संगठन और भूमिका, जिसमें संगठन, कार्य प्रणाली, कार्य क्षेत्राधिकार, परिषद के समझौते करने के या अंतर्राष्ट्रीय विवाद निपटाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए 4 थे। इस प्रकार 11 टॉपिक हमने आज तक कर लिए। कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा, या आगे वाला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा निषेधाधिकार के विपक्ष में तर्क। धन्यवाद, थैंक यू।